ननिहाल गए थे क्या? कहिए दोस्तों, क्या हालचाल है? आज इस चैप्टर को खत्म कर देना है। चलिए दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा। अब इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट था वो समझ चुके हैं, और मुख्य रूप से हमें मौद्रिक नीति समझना था। और मौद्रिक नीति में जितना भी टर्म है, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछिए जानना चाहिएगा तो सबसे ज़्यादा प्रश्न मौद्रिक नीति के टर्म से आते हैं कि CR क्या है, SLR क्या है, बढ़ जाएगा घट जाएगा क्या है, सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार की प्रक्रिया के तहत क्या होता है, प्रतिभूति बिकेगा तो क्या होगा, प्रतिभूति खरीदा जाएगा तो क्या होगा, मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह के तमाम सवाल जो मौद्रिक नीति पर आधारित है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसको काफ़ी डिटेल में हम आप पढ़े हैं। और इस चैप्टर में ज़्यादातर जो है अब जो बच गया वो याद करने वाला तथ्य है। जैसे IDBI बैंक के बारे में अगर कुछ पूछता है तो उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इन सब बातों को मतलब समझने में इसमें कोई टर्म नहीं है, ये सारे याद करने वाला टर्म है। ठीक है, तो जो बच गया है आज देख लेते हैं उसको, और चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। अगले क्लास में हम इनके प्रश्नों को देखेंगे। देखें थोड़ा नोट देखें हमारे पास कितने प्रश्न है। प्रश्न तो काफ़ी हार्ड होगा। तो 131 प्रश्न है, तो एक क्लास प्रश्नों पर रखेंगे। तो आइए, आज का टॉपिक क्या है? अच्छा, अब देखेंगे कि बैंकों के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं और ऋण पर कितना ब्याज लिया जाएगा, ये चीज समझना है कि ब्याज किस आधार पर बैंक लेती है। बैंक जो ऋण प्रदान करती है उस ऋण पर ब्याज लेती है। आप जानते ही है, जो बैंकों का कमाई का मुख्य जरिया है ऋण पर का ब्याज। तो बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण पर ब्याज कैसे लिया जाता है? तो ब्याज जो लिया जाता था, सबसे पुराना जो पद्धति था ब्याज दर निर्धारण करने का, वो पद्धति था आपको, ठीक है, PLR। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट यानी कि प्रधान उधारी दर, यानी कि बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज का निर्धारण प्रधान उधारी दर के आधार पर तैयार होता था। वर्तमान में नहीं हो रहा है। यानी हम 2010 की पहले की स्थिति को देखें, वर्ष 2010 से पहले की स्थिति देखें, तो वर्ष 2010 से पहले कोई भी व्यापारिक बैंक जो ऋण देता था वो ऋण का दर, उन ऋण का ब्याज दर किस आधार पर तय होता था? प्रधान उधारी दर के पर तय होता था। अब प्रधान उधारी दर क्या है? तो बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहक, अब बैंक के लिए विश्वसनीय ग्राहक का मतलब क्या हुआ? बैंक का मतलब, बैंक का विश्वसनीय ग्राहक वो है जिसमें बैंक पूरी तरह आश्वस्त है कि इनको ऋण देंगे तो वो ऋण का पैसा डूबेगा नहीं। अगर बैंक अपने कस्टमर के बारे में या पूरी तरह से वाकिफ हो चुका है कि मेरा जो यह कस्टमर है या ऋण लेगा तो निश्चित ही उसे चुकाएगा, ऐसा ही ग्राहक बैंक के लिए क्या है? विश्वसनीय ग्राहक। अब कैसे समझेगा कि एक ग्राहक विश्वसनीय है? तो मान लीजिए किसी ग्राहक का ढेर सारे FD है बैंक में, कोई ग्राहक कई बार ऋण लिया है और समय पर उसका भुगतान किया है। तो अगर मान लीजिए किसी ग्राहक के पास बैंक में 2-4 FD है, करोड़ों रुपया उसका जमा है,
और वो व्यक्ति मान लीजिए ऋण का मांग कर रहा है, तो निश्चित तौर से बैंक उस बैंक के लिए वो क्या है, विश्वसनीय ग्राहक, क्योंकि बैंक पूरी तरह आश्वस्त है कि इसके पास तो 1 करोड़ जमा है। अगर मान लीजिए किसी का बैंक में 1 करोड़ जमा है और वो व्यक्ति कह रहा है कि 50 लाख रुपए लोन दीजिए हमको, तो निश्चित तौर पर बैंक उसको देने से मना नहीं करेगा, क्योंकि जमानत के रूप में 1 करोड़ रुपया जमा हुआ उसमें। या कोई ऐसे ग्राहक जो बार बार ऋण लेता है बैंक से लेकिन समय उसका भुगतान कर देता है ब्याज सहित, निश्चित तौर से भी वे भी ग्राहक बैंक के लिए क्या हो गया, विश्वसनीय ग्राहक। तो प्रधान उधारी दर क्या है, तो बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को जिस रेट पर ऋण देता है, बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहक को जिस ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है वही ब्याज दर क्या कहलाता है, प्रधान। प्रधान उधारी दर क्या है, तो प्रधान उधारी दर एक ब्याज दर है। प्रधान उधारी दर क्या है, एक ऐसी ब्याज दर है जिस पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को ऋण प्रदान करता था। और 2010 से पहले इसी प्राइम लेंडिंग रेट के तहत, दोस्तों प्राइम लेंडिंग रेट के तहत ही बैंक अपने ग्राहक के लिए ब्याज दर निर्धारित करते थे, और वह ब्याज दर प्राइम लेंडिंग रेट से हमेशा क्या होता था, अधिक होता था। यानी कि प्राइम लेंडिंग रेट है 4%, तो अन्य ग्राहकों को 5%, 6%, 7% इस आधार पर ब्याज उपलब्ध होता था। यानी कि 2010 से पहले बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर का निर्धारण किस आधार पर होता था, प्रधान उधारी दर के आधार पर होता था। वर्ष 2010 से पहले बैंकों के द्वारा दिए जाने ऋण पर ब्याज दर किस पर निर्धारित होता था, प्रधान उधारी दर पर निर्धारित होता था। और प्रधान उधारी दर क्या है, तो जिस ब्याज दर पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहक को ऋण उपलब्ध कराता था। अन्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर क्या होगा, तो अन्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर प्रधान उधारी दर से ज्यादा होगा। प्रधान उधारी दर से कभी भी ब्याज दर प्रधान उधारी दर से नीचे। अब प्रधान उधारी दर कितनी होगी ये आरबीआई तय करता था। कौन तय करता था, लेकिन ये सब वर्ष 2010 से पहले होता था, वर्ष 2010 से पहले होता था, अब नहीं होता है। तो ये बात आप समझ गए, कोई दिक्कत है? देखिए, वर्ष 2010 से पहले व्यापारिक बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर का निर्धारण किस आधार पर होता, प्रधान उधारी दर पर होता था। बैंक जिस ब्याज दर पर अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है वह ब्याज दर क्या कहलाता है, प्रधान उधारी दर 2010 से पहले कौन तय करता था, आरबीआई तय करता था। विश्वसनीय ग्राहक के अतिरिक्त अन्य जितने भी ग्राहक हैं उनके लिए ऋण का जो ब्याज दर होता था वह निश्चित ही प्रधान उधारी दर से क्या होता था। लेकिन वर्ष 2010 में प्रधान उधारी दर समाप्त कर दी गई और ब्याज दर निर्धारण करने के लिए एक नया दर लागू किया गया, एक नई पद्धति लागू किया गया जो क्या कहलाता था, यानी ब्याज दर तय करने के लिए पीएलआर के जगह वर्ष 2010 में क्या लागू किया गया, बेस रेट लागू किया गया। क्या लागू किया गया, बेस रेट। अब बेस रेट क्या है दोस्तों, बेस रेट भी एक ब्याज दर पर है। बेस रेट भी एक क्या है, ब्याज दर है। और बेस रेट वह ब्याज दर है जिसके नीचे बैंक अपने किसी भी ग्राहकों को ऋण नहीं प्रदान कर सकता था। पीएलआर में क्या दिक्कत था जानते थे, पीएलआर में क्या दिक्कत था कि पीएलआर में बैंक जो है मनमाना ब्याज वसूल लेता, किसी से किसी तरह भी ब्याज वसूल लगता था। इसी तरह मतलब इस पद्धति में जब बैंक मनमानी करने लगा तो वर्ष 2010 में क्या लागू किया गया, बेस रेट लागू किया गया। और पीएलआर में सबसे दिक्कत क्या होता था कि मान लीजिए कि प्रधान उधारी दर कितना है, 4%, तो अब अन्य ग्राहकों को इससे ज्यादा पर मिलेगा, तो बैंक क्या करता था कि बहुत ग्राहकों को 4% 1 पर ऋण प्रदान कर देता था। ठीक है, किसी से 10% वसूल लेता था, किसी से 8% वसूल लेते, यानी जिसका बैंक में पहुंच है उसको एकदम प्रदान। अब देखिए, प्रदान उधारी दर से ज्यादा रहनी चाहिए ब्याज दर अन्य ग्राहकों के लिए,
तो सबसे पहले तो बैंक जो है किसी को भी विश्वसनीय ग्राहक के रूप में दे देता था यह ऋण, ठीक है। उसके बाद अधिक देना है तो एकदम 1.1 कर दिया। अब आरबीआई कह भी नहीं सकता कि क्या आप तो कम में दे रहे हैं, हम तो अधिक में दे रहे हैं, लेकिन इतना नाम मात्र अधिक का कोई बात बनता था। तो किसी से 4.1 वसूल रहा है, किसी से 8.8% वसूल रहा है, किसी से 10% वसूल रहा है। यानी कि भिन्न भिन्न ग्राहकों के साथ अलग अलग व्यवहार करने लगी कौन? बैंक, व्यापारिक बैंक। तो इसीलिए वर्ष 2010 में प्रधान उधारी दर को समाप्त कर दिया गया और प्रधान उधारी दर की जगह क्या लगाया गया? बेस रेट वह ब्याज दर है दोस्तों जिसके नीचे व्यापारिक बैंक किसी भी ग्राहकों को ऋण प्रदान कर ही नहीं सकता है, चाहे वो विश्वसनीय है चाहे वो विश्वसनीय नहीं है। बेस रेट ब्याज का वह दर है जिसके नीचे बैंक किसी भी ग्राहकों को ऋण प्रदान, और बेस रेट तय करने का अधिकार आरबीआई का था। आरबीआई अगर बेस रेट मान लीजिए 3% तय हो गया तो बैंक किसी को भी 3% से कम पर ऋण नहीं देंगे। विश्वसनीय ग्राहकों को भी इससे अधिक रेट पर ब्याज ऋण देना पड़ेगा। तो पीएलआर और बेस रेट में अंतर समझे कि नहीं? पीएलआर यानी कि प्राइम लेंडिंग रेट और बेस रेट में अंतर को समझे कि नहीं समझे? पीएलआर वह ब्याज दर था जिस पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण प्रदान करता था। अब बेस रेट वह ब्याज दर है जो आरबीआई तय करता है और उसके नीचे बैंक किसी भी ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता, चाहे वह ग्राहक विश्वसनीय ही क्यों ना हो बैंक के लिए। कोई दिक्कत? और बेस रेट कौन तय करता था? लेकिन अब सवाल है कि बेस रेट किस आधार पर तय होता है? बेस रेट 3 आधार पर तय होता था। बेस रेट किस आधार पर तय होता था? 3 आधार पर। पहला, फंड की लागत, यानी बैंक जो ऋण दे रहा है वो ऋण की जो पैसा है दोस्तों, तो वो पैसा की व्यवस्था कैसे होगा बैंक के लिए? तो बैंक में जमा करता है, लोग अपनी राशि बैंक में क्या करता है? जमा करता है। इसके अतिरिक्त बैंक भिन्न भिन्न स्रोतों से उधार लेते हैं, जैसे रेपो रेट की हम जब बात किए थे, रिवर्स रेपो रेट की बात किए थे। तो रेपो रेट और बैंक रेट के तहत व्यापारिक बैंक आरबीआई से क्या लेते थे? कर्ज लेते थे और फिर वो अपने ग्राहकों को देते थे। तो बैंक जो पैसा ऋण के रूप में बांट रही है उसकी लागत क्या है, यह ध्यान में रखा जाता था क्या तय करते वक्त। उसके बाद ऑपरेटिंग लागत का मतलब कि आपको जब बैंक ऋण दिया तो बैंक को कई तरह से मॉनिटर करना पड़ता है आपको। जैसे कि आप ऋण लिए मान लीजिए डेयरी फार्म खोलने के लिए, तो बैंक आप पर नजर बनाए रहेगी कि डेयरी फार्म खोलने के लिए लिया है तो खोला है कि नहीं। 2-4 बार मैनेजर फोन भी करेगा कि गाय सब खरीदाया कि नहीं खरीदाया, पैसा निकल गया, घर बनाए कि नहीं बनाए गाय रखने के लिए, फोन करेगा। यानी कि वो कुछ दिन तक नजर रखता है कि ऋण जिस उद्देश्य से लिए गए हैं उसी उद्देश्य का काम हो। तो उसमें भी बैंक की कुछ लागत होगी कि नहीं होगी। उसके बाद समय समय पर आप नजर रखेगा, जैसे कि आप एक किस्त जमा नहीं किए तो बैंक का जो आदमी पहुंचेगा कि आपने ये किस्त जमा नहीं किया है, क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों बैंक जो ऋण देते हैं उन ऋण के राशि को जमा कर जो रखती है बैंक, या कर्ज जो लेती है आरबीआई से, उसकी भी कुछ लागत होती है। ऋण के राशि को ऑपरेटिंग करने के लिए उसे कुछ लागत लगती है, जैसे देखते रहना कि ऋण की सही खर्च हो रही कि नहीं हो रही है, ये सलाह देते रहना कि आपका किस्त जमा करने वाला, जैसे मैसेज भेजते रहना कि जमा कीजिए किस्त जमा नहीं करते, घर पर जाते बैंक के अधिकारी कि आप जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप खोज कर लाते हैं कि भाई जमा क्यों नहीं कर रहे बताइए, तो उसकी भी कुछ क्या होगी, लागत होगी। और उसके बाद क्रेडिट रिस्क का मतलब कि अगर आप विश्वसनीय ग्राहक नहीं है तो बैंक को हमेशा या एक तरह से भ्रम बना रहता है कि आप हो सकता है कि ऋण जमा करने में असमर्थ हो जाए। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों के अतिरिक्त अन्य सभी ग्राहकों के बारे में यह सोचकर रखता है कि हो सकता है ऋण की राशि नहीं भी लौट सके। ऋण नहीं लौटने का जो रिस्क है उसी को क्या कहते हैं,
और इन तीनों के आधार पर क्या तय होता था? बेस रेट। और बेस रेट कौन तय करता था? आरबीआई। और कोई भी बैंक बेस रेट से कम ब्याज दर पर किसी भी व्यक्ति को, विश्वसनीय ग्राहक को भी ऋण। और यह बेस रेट पद्धति कब लागू किया गया? 2000। बेस रेट तैयार करने के लिए कितने आयामों को ध्यान में रखा? वे कौन कौन से हैं? तो शुरुआत में वर्ष 2010 से पहले ब्याज दर का निर्धारण पीएलआर के तहत होता था। वर्ष 2010 में पीएलआर की जगह बेस रेट लागू किया गया। और बेस रेट जो है दोस्तों, बेस रेट भी आगे चलकर वर्ष 2016 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में यानी कि वह 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2016 से MCLR चलता है। क्या चलता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड ऑन लेंडिंग रेट। इसका काम होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड ऑन ऑन ए बेस्ट लेंडिंग रेट। इसका फुल फॉर्म होता है। और कभी कभी जो है ना बैंक परीक्षा में, खासकर आईबीपी बैंकिंग का जो परीक्षा होता है, नॉर्मल एसएससी, बिहार एसएससी या फिर दरोगा, इन सब के परीक्षा में फुल फॉर्म ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में फुल फॉर्म ही खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर बैंकिंग एग्जाम देना चाहते तो इस सब का फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी। वैसे भी याद रखिए, किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। वर्ष 2010 से पहले ब्याज दर का निर्धारण किस आधार पर? पीएलआर के आधार पर। वर्ष 2010 में पीएलआर की जगह क्या लाया गया? बेस रेट लाया गया। और 1 अप्रैल 2016 को बेस रेट वाली भी पद्धति क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। और बेस रेट की जगह क्या लाया गया? MCLR आ गया। अब MCLR और बेस रेट दोनों लगभग सेम है, लेकिन बेस रेट तय होता फंड की लागत के आधार पर तय होता था। MCLR और बेस रेट में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यह है कि बेस रेट तय करने में किसको ध्यान में रखा जाता था? फंड की लागत को ध्यान में रखा जाता था। बेस रेट तय करने के लिए किसको ध्यान में रखा जाता था? फंड की लागत को रखा जाता। बस MCLR तय करने में जो ध्यान में रखा जाता है फंड की सीमांत लागत। फंड की सीमांत लागत। बात को समझे कि नहीं? बेस रेट तय करने के लिए जहां आरबीआई फंड की लागत को ध्यान में रखता था, बेस रेट तय करते वक्त आरबीआई जहां फंड की लागत को ध्यान में रखता था, वही MCLR तय करने के लिए किसको ध्यान में रखा जाता है? फंड की सीमांत लागत। अब फंड की सीमांत लागत क्या है, यह भी अपने आप में समझने वाली बात है कि फंड की सीमांत लागत क्या है। तो इसको भी आप समझिए कि फंड की सीमांत लागत वास्तव में है क्या, जिसके आधार पर MCLR तय होता है। तो फंड की सीमांत लागत का मतलब हुआ एक अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करने में, एक अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करने में जो लागत लगता है उसे ही फंड का सीमांत लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि एक व्यापारिक बैंक ने अपने एक ग्राहक को कितना ऋण दिया? 20 लाख ऋण दिया। अब उस 20 लाख दे दिया। देने के बाद बैंक को अब एक और 20 लाख रुपए अर्जित करने के लिए जो लागत लगेगा, वही 20 लाख रुपया का क्या होगा? सीमांत लागत। यानी कि एक व्यक्ति को बैंक ने 20 लाख रुपए ऋण दे दिया। ऋण देने के बाद 20 लाख रुपए की कमी हो जाएगी बैंक के पास, यानी बैंक के जो टोटल एसेट है उसमें 20 लाख की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ध्यान इधर दीजिए, 20 लाख की कमी हो जाएगी। अब 20 लाख की कमी जो हो जाएगी दोस्तों, तो फिर अब जो बैंक एक और 20 लाख की व्यवस्था करेगा और उसमें जो बैंक की लागत आएगी वही 20 लाख रुपए की क्या कहलाएगी? सीमांत लागत कहलाएगी। एक अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करने में बैंक को जो लागत लगता है उसे ही क्या कहते हैं? सीमांत लागत कहते हैं। वर्तमान में
सीमांत लागत के तहत ही ब्याज की राशि तय होती है और ब्याज की राशि तय व्यापारिक बैंक खुद करते हैं। कौन करते हैं? आरबीआई का हस्तक्षेप अब नहीं है। पहले आरबीआई का हस्तक्षेप था। आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद बैंक ऋण की ब्याज दर तय करते थे, लेकिन अब आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बैंक, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों से ब्याज दर लेने के लिए पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है। फिर भी बेस रेट जैसा रेट एमसीएलआर में ही तय होता है और वो तय कौन करता है? आरबीआई। यानी बैंक स्वतंत्र है अपने ग्राहकों के दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर तय करने के लिए, लेकिन बैंक इस तरह स्वतंत्र नहीं है कि वह कुछ भी रेट पर दे सकता है अपने ग्राहकों को ऋण। एक न्यूनतम ब्याज की दर तय आज भी किसके द्वारा हो रहा है? आरबीआई के द्वारा हो रहा है, और उससे कम ब्याज दर पर कोई भी व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? फंड की सीमांत लागत समझे? क्या है बताइए तो? एक अतिरिक्त उदाहरण समझे ना, जैसे 20 लाख रुपए ऋण दे दिया, अब अगला 20 लाख के लिए बैंक को खुद 0.5% का ब्याज देना पड़ रहा है। तो 20 लाख का 0.5% 20 लाख का क्या कहलाएगा? सीमांत लागत कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? तो उधारी दर से संबंधित 3 बातें हैं: पीएलआर, बेस रेट, एमसीएलआर। और परीक्षा इन तीनों का पारिभाषिक शब्द खूब पूछता है कि पीएलआर क्या है, बेस रेट क्या है, एमसीएलआर क्या है। ये सब तो समझ गए ना? बताइएगा, प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्याज की वह दर जिससे नीचे के ब्याज दर पर कोई भी बैंक अपने किसी भी ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता, उसे क्या कहते हैं? बेस रेट। ब्याज के वह दर जिस दर पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहक को ऋण प्रदान करता है उसे प्राइम लेंडिंग रेट यानी कि प्रधान उधारी दर कहते हैं। वर्तमान में ब्याज दर का निर्धारण किस पद्धति के आधार पर? एमसीएलआर तय करने के लिए किसको ध्यान में रखा जाता है, जबकि बेस रेट तय करने के लिए किसको ध्यान में रखा जाता था? अब ध्यान दीजिए कि ऑपरेटिंग लागत और क्रेडिट रिस्क दोनों का ध्यान एमसीएलआर में भी रखा जाता है। ऑपरेटिंग लागत का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, बैंक को ऋण का मॉनिटर करने में जो लागत आ रहा है वही ऑपरेटिंग लागत। क्रेडिट रिस्क मतलब बैंक को यह भी दिक्कत है कि हो सकता है कि आप ना चुका सके। तो एमसीएलआर में भी ऑपरेटिंग लागत और क्रेडिट रिस्क को ध्यान में दिया जाता है, लेकिन अंतर यह कि बेस रेट में जहां फंड की लागत थी, अब एमसीएलआर में फंड की। कोई दिक्कत? समझ गए बात को? चलिए दोस्तों, अब है जोखिमों से बैंकों की सुरक्षा। वही एक ही बात हुआ दर पर। जोखिमों से बैंक की सुरक्षा। आजकल बैंक के बिना अर्थव्यवस्था नहीं चल सकता है दोस्तों। बैंक के बिना वर्तमान में अर्थव्यवस्था को चलाना संभव नहीं है। सपोज कीजिए कि आज बैंक नहीं रहता, या अभी जितना बैंक है सबको एक बार बंद कर दी जाए कि कल से बैंक कुछ भी नहीं रहेगा, अरफा तफरी मच जाएगी कि नहीं मच जाएगी? क्योंकि आजकल जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो बैंकों के बिना होते हैं नहीं, संभव ही नहीं है। पैसा है तो भी बैंक की जरूरत है, पैसा नहीं भी है तो भी आपको बैंक की जरूरत है ऋण लेने के लिए, है कि ना है? तो वर्तमान समय में हम ये कल्पना करें कि अर्थव्यवस्था बिना बैंक का चल सकता है, यह संभव है ही नहीं दोस्तों। आज आर्थिक क्रियाकलाप जो चलते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप समझते हैं ना, जिसका मतलब रुपया पैसा कमाने से। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब जिस क्रियाकलाप से आपको पैसों की
कमाई हो रही है जैसे आया आपका जीविकोपार्जन हो रहा है। उदाहरण के लिए कोई गायक है तो उसके लिए स्टूडियो में जो वो गाना गा रहा है वो उसका क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप है। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप है। तो आर्थिक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप जिससे आप पैसे या जिससे आपका जीविकोपार्जन होता है। कई बार एग्जाम्पल दिए हैं, गाने के एग्जाम्पल इससे पहले हम पेश किए थे कि एक गायक के द्वारा स्टूडियो में गाना जो गाया जा रहा है वो आर्थिक क्रियाकलाप है, और एक व्यक्ति के द्वारा बाथरूम में नहाते वक्त जो गाना गाया जा रहा है वो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, एक ठेले वाले अगर किसी का सामान ठेले पर पहुंचा रहे वो आर्थिक क्रियाकलाप है, और एक ठेले वाले खुद अपना सामान लेकर जा रहा है वो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। तो आर्थिक क्रियाकलाप का संबंध रुपये पैसे कमाने से है। जिस भी क्रियाकलाप से रुपया पैसा अर्जन हो रहा है या जीविकोपार्जन हो रहा है वो क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप है। वो क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप है। अब आप बताइए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना आर्थिक क्रियाकलाप है? नहीं है। वो आप स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, उसका संबंध रुपये पैसे कमाने से नहीं है। अब वॉकिंग, एक व्यक्ति जो मॉर्निंग वॉक करने वाले को ट्रेनिंग दे रहा है, क्या वो आर्थिक क्रियाकलाप है? बिल्कुल वो आर्थिक क्रियाकलाप है, क्योंकि उससे उसका जीविकोपार्जन हो रहा है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्थिक क्रियाकलाप नहीं, क्या कौन है कौन नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो वर्तमान में आर्थिक क्रियाकलाप जितने भी घटित हो रहे हैं अर्थव्यवस्था में, उसका रीढ़ बैंक को माना जाता है। अब देखिए, ध्यान दिए होंगे कि जिस जगह पर बैंक होते हैं वहां पर लोगों की बचत करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, वहां पर लोगों को ऋण लेने की भी प्रवृत्ति अधिक होती है। एक ऐसे क्षेत्र जहां बैंक नहीं है वहां में लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति भी कम पाई जाती है, और ऋण लेने की यानी बैंकों से ऋण लेने की भी प्रवृत्ति कम पाई जाती है। जहां पर देखिएगा बैंक नहीं है वहां पर एकदम गुंडा बैंक चल रहा है, यानी सूद पर पैसा देने का। ठीक है, उसको कहते गुंडा बैंक। हाँ, अब देखिए गांव सब में जो है ऐसा प्राय होता है। ऐसे गांव जहां पर बैंकों की पहुंच नहीं है या ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं बैंक की भाषा को, तो क्या है, गांव में जिसको पैसा है वो सूद देने का काम करेगा। उस सूद में भी बैंक वाले चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, महीनवारी वाला सूद चलता है। उसको बैंकिंग के भाषा में नहीं, पत्रकार की भाषा में उसको गुंडा बैंक कहा जाता है, या लव की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? गुंडा बैंक कहा जाता है। तो बैंक अगर है तो इसका कई फायदे हैं, और अगर बैंक डूब गया तो इसका बहुत घाटे हैं। अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था क्या पड़ जाएगी? ठप पड़ जाएगा। मान लीजिएगा अभी आपका पैसा जिस बैंक में जमा है और आपको फोन तुरंत एक मैसेज आया कि ये बैंक अब दिवालिया घोषित हो चुका है, बंद होगा। अब सारा काम छोड़ दीजिए, किधर जाएगा? सीधा बैंक। क्लासों में रोकेंगे कि रुकिए रुकिए, नहीं, सीधा निकलेगा बैंक। तो अगर मान लीजिए कि एक बैंक डूब गया तो इसका प्रभाव वर्तमान में जटिल बहुत बड़ा नहीं होगा। एक निश्चित क्षेत्र के सारे आर्थिक क्रियाकलाप रुक जाएंगे, एक निश्चित क्षेत्र के लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए कई चीजों की जरूरी है। अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे, लोग अपने आर्थिक क्रियाकलाप को बेहतर ढंग से अंजाम दे सके, निश्चित ही यह कई बातों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात इस पर भी निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में बैंकिंग का कार्य ठीक तरह से चलता रहे। बैंकिंग का कार्य ठीक तरह से नहीं चला तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था ठीक तरह से गतिशील नहीं रहेगी, और निश्चित ही लोग अपने जीविकोपार्जन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों के जीविकोपार्जन को सुचारू रूप से चलने देने के लिए बैंकों को हानि होने से, बैंकों को जोखिम होने से और बैंकों को बंद होने से बचाना बहुत जरूरी है। और यह काम कौन करेगा? निश्चित जो बैंकों का बैंक है, जो बैंकों के हर काम पर नियंत्रण रखता है, वही करेगा। यानी कि कौन करेगा? आरबीआई करेगा। यानी कि बैंकों को जोखिमों से संरक्षण देने की जिम्मेदारी भी किस पर है? आरबीआई पर है। बैंकों को जोखिम से बचाने की जिम्मेदारी भी किस पर है?
आरबीआई पर है। इसके लिए आरबीआई क्या करती है? तो पहली व्यवस्था इसके लिए आरबीआई किसकी व्यवस्था करती है और इसके लिए किसकी व्यवस्था करती है? और इन दोनों पॉइंटों को आप समझ चुके हैं। सीआरआर वह राशि है जो बैंकों को किसके पास जमा करना पड़ता? आरबीआई के पास। और एसएलआर वह राशि है जो बैंकों को अपने पास जमा रखना पड़ता है। बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का जो हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है वह क्या कहलाता है? अब बैंकों को अपनी जमा पूंजी का वह हिस्सा जो अपने पास रखना पड़ता है वह क्या कहलाता है? यह मौद्रिक नीति के तहत सीआरआर एसएलआर की व्यवस्था क्यों की गई है? तो बैंकों को जोखिमों से बचाने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछ दे कि मौद्रिक नीति के तहत सीआरआर एसएलआर की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जोखिम से बचाना मुख्य उद्देश्य। कल बैंक अगर डूब जाए तो हर ग्राहक का पैसा जो उसमें जमा है डूब जाएगा, लेकिन सीआरआर और एसएलआर का रुपया पर नियंत्रण आरबीआई का है, यानी बैंक का कुछ पैसा हमेशा आरबीआई के पास रहता है। इसीलिए डूब जाने के बाद भी आरबीआई उन पैसों को ग्राहक में बांट देती है कि ताकि ग्राहक को हानि कम से कम हो, हालांकि नियम तो अभी है कि आपका कितना भी पैसा बैंक में क्यों नहीं रहे, अगर वह बैंक डूब गया तो आपको 1 लाख से ज्यादा मिलने वाला, चाहे आपका 1 लाख जमा हो, चाहे आपका 1 करोड़ जमा हो, चाहे आपका 10 करोड़ जमा हो। अगर वह बैंक डूबा तो जिसका 1 लाख है उसको भी 1 लाख मिलेगा, जिसका 1 करोड़ जमा है वो 1 लाख मिलेगा, जिसका 10 करोड़ जमा है उसको 1 लाख मिलेगा। बैंक डूब जाने की स्थिति में अल्लाह मत करिए, 1 मिनट। अब जब बैंक डूब जाएगा तो उसके ग्राहकों के लिए क्या बचा? अगर मान लीजिए एक बैंक डूब गया तो ग्राहक का पैसा डूब गया। अब वह बैंक का कुछ पैसा सीआरआर एसएलआर के रूप में आरबीआई के नियंत्रण में। आरबी सीआरआर एसएलआर की पैसा ग्राहकों में समान रूप से बांटती है। तब वो नहीं देखेगा किसका 10 करोड़ है किसका 20 करोड़ है, वो उस राशि को क्या करेगा? समान रूप से बांट देगा। निश्चित तौर पर बैंक डूबने से घाटा कस्टमर को है, लेकिन कुछ फायदा किसके कारण मिल सकता है? एसएलआर और एसएलआर सीआरआर की राशि उतनी नहीं होती है कि सभी ग्राहकों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया जाए। अर्थात बात को समझिए, जोखिमों से सुरक्षा करने के लिए किसकी व्यवस्था है? लेकिन सीआरआर और एसएलआर के तहत कहिएगा कि बैंकों को पूर्ण रूप से जोखिम से बचा लिया जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, सीआरआर और एसएलआर की व्यवस्था मौद्रिक नीति के तहत बैंकों को जोखिमों से बचाने के लिए ही किया गया है, लेकिन बचाव का जो ये तरीका है सीआरआर और एसएलआर उतना भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि बैंक अगर बंद भी हो जाए, बैंक अगर दिवालिया भी हो जाए तो भी उस स्थिति में ग्राहकों की डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि एसएलआर और सीआरआर बैंकों को जोखिम से बचाने की एक रणनीति तो है, लेकिन इसे बैंकों को पूर्ण रूप से जोखिम से बचाया, इसे जोखिम से बचाने की प्रथम पंक्ति माना जाता है। बैंकों को जोखिम से बचाने की प्रथम पंक्ति किसे माना जाता है? सीआरआर एवं एसएलआर को। तो क्या हम सीआरआर और एसएलआर की व्यवस्था करके बैंकों को जोखिमों से पूर्ण रूप से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। तो जोखिमों से बचाने के लिए एक नई पद्धति एक और लागू होती है और उसका नाम है CAR। कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, CAR।
अब CAR क्या है? तो ये भी बैंकों को जोखिम से बचाने की ही एक रणनीति है। बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए प्रथम पंक्ति कौन है? लेकिन CRR और SLR के तहत हम बैंकों को पूर्ण रूप से जोखिम से, तो बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए और एक की व्यवस्था की गई है, वो क्या है? अब CR क्या है दोस्तों? तो CAR कैसे निकलता? तो बैंक की कुल पूंजी बट्टे जोखिम भारित कुल संपत्ति। ध्यान दीजिए CAR कैसे निकलता है? कर रहे हैं, गुना सोच कर रहे हैं, ठीक है। CR कैसे निकलता? तो बैंक की, अब बैंक की कुल पूंजी का मतलब बैंक को पास उधार देने के लिए जो रुपया है, बैंक को उधार देने के लिए जो रुपया है वो है बैंक की कुल पूंजी। और जोखिम भारित कुल संपत्ति का मतलब कि बैंकों के द्वारा दिया गया ऐसा ऋण जिसमें लौटने का अभी संशय बना हुआ है। बैंकों के द्वारा दिया गया ऐसा ऋण जिसको लौटने का संशय, वही क्या है? जोखिम भारित कुल संपत्ति। तो बैंकों को जोखिमों से बचाने के लिए CAR की व्यवस्था की गई है। CRR और SLR के अतिरिक्त CAR की व्यवस्था की गई। ध्यान दीजिए दोस्तों, बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए CRR और SLR के अतिरिक्त अन्य किसकी व्यवस्था की गई है? CAR की व्यवस्था की गई है। अब CAR कितना परसेंट होगा? ये परसेंट है, गुना 100 से, मतलब ये भी क्या है? परसेंट ही है। तो CAR का मापन कैसे या इसको कैसे निकाला जाता है? तो बैंकों की कुल पूंजी अर्थात बैंक जितने ऋण देने में सक्षम है उस राशि को, अब बटे जोखिम भारित कुल संपत्ति, मतलब बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऐसे ऋण जिसको लौटने में बैंक को संशय बना हुआ है, गुना 100 के तहत क्या निकाला जाता है? CAR। और बैंकों को हमेशा, मतलब अगर CAR को 7% तय कर दिया गया है तो बैंकों को अपने हमेशा CAR कितना बनाए रखना पड़ता है? 7%। अब बैंक हमेशा CAR को 7% बनाए रखेगा तो वो देखते रहेगा कि कुल पूंजी कितनी है और जोखिम भारित संपत्ति कितनी है। अर्थात बैंकों को अपनी कुल संपत्ति और उनके द्वारा दिए गए जोखिम भारित कुल संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर हमेशा रखना पड़ता है, जो क्या कहलाता है? क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि अगर CAR कितना तय कर दिया गया है और बैंक जो अब ऋण देगा, मान लिया बैंक 100 करोड़ का ऋण देने से उसका CAR 6.97 हो जाता है, तो फिर वो लोन नहीं देगा, वो लोन देने से क्या करेगा? बचेगा, या RBI से निर्देश लेकर तब वो लोन जारी करेगा। तो वर्तमान में बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए सबसे जो अच्छा रास्ता है वो CAR। बैंकों को ऋण देने में हमेशा ये ध्यान में बना रहता है कि CAR की जो सीमा है वो बना रहे, वो घटे नहीं। कोई दिक्कत? समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जोखिम से बचाने की प्रथम पंक्ति कौन है? CRR और SLR के अतिरिक्त जोखिम से बचाने के लिए किसकी व्यवस्था की? CAR बराबर कैसे निकालते हैं? अब सवाल है कि CAR की दर क्या होगी या कैसे तय होगा? CAR की दर क्या होगी? नींद जिनको आ रहा जगिए। CAR की दर क्या होगी या कैसे तय होगा? तो CAR दर तय करने का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही तय होता है। क्या? CAR। ध्यान रखिएगा, CAR क्या होगा, यह तय करने में केवल RBI का कोई योगदान नहीं है दोस्तों, बल्कि CAR का दर कैसे तय होगा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय करने वाली जो संस्था है वो है बेसेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS। इसको कहते हैं बेसेल कमिटी, ठीक है, बेसेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। CAR कैसे तय होगा, तो CAR पूंजी पर्याप्तता अनुपात, हिंदी में कहते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैसे तय होगा, तो इसको तय करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है, और CAR की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत दर क्या होगी यह कौन तय करता है? बेसेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसेल स्विट्जरलैंड का एक शहर है, बेसेल स्विट्जरलैंड का एक शहर है, और इसी शहर में G20 वर्तमान में लगभग सभी केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की मीटिंग होती है। कहां पर? स्विट्जरलैंड के बेसेल नामक शहर में, और वहीं पर यह तय होता है कि आखिर बैंकों को जोखिम से कैसे बचाया जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए अब देश स्तर पर नहीं सोचना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में सभी देशों की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था क्या है? खुली है। हर देश दूसरे देशों पर कुछ ना कुछ के लिए निर्भर है। जैसे हम ही लोग दोस्तों चाइना पर ही कई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सामान, कई हार्डवेयर सामान जो है उसके लिए हम चाइना पर अभी पूरी तरह से डिपेंडेंट है। कंप्यूटर मोबाइल के जो सबसे महंगे पार्ट्स होते हैं वह उसके लिए आज भी भारत चाइना पर डिपेंडेंट है, चाइना पर से ही आता है दोस्तों। अब कोई भी इक्विपमेंट मोबाइल का या लैपटॉप का या कंप्यूटर से रिलेटेड खरीदिएगा जो हाई क्वालिटी का होगा, देखिए वो मेड इन चाइना होगा। तो भारत की बात नहीं है दोस्तों, अमेरिका चाय पत्ती खाने के लिए, चाय पीने के लिए हम पर डिपेंडेंट है। हम चाय पत्ती भेजेंगे तब अमेरिका के लोग चाय पिएगा, वहां पर उसका उत्पादन नाम मात्र है। तो वर्तमान में हर देश की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, हर देश एक दूसरे से आयात निर्यात करते हैं, हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जब हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो निश्चित ही बैंकिंग क्रियाकलाप भी एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो केवल देश में एक बैंक डूब जाएगा, इसका प्रभाव दोस्तों देश पर नहीं पड़ता बल्कि विदेशों में ही पड़ने लगता है। अमेरिका का कोई बैंक डूब जाएगा, उसका असर पूरे वर्ल्ड पर ही होने लगेगा। तो वर्तमान में बैंकों को जोखिम से बचाना है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात रखनी पड़ेगी, बात सोचनी पड़ेगी। और इसीलिए CAR की दर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही तय होता है। और कौन तय करता है? बेसेल कमिटी और बैंकिंग सुपरविजन। और बेसेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या है? तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसेल, जहां पर सभी देश के केंद्रीय बैंकों की मीटिंग होती है और तय होता है कि CAR क्या होगा, CAR की दर क्या होगा। सबसे पहला मीटिंग देखिए कब हुआ था? 1975 में। सबसे पहला मीटिंग कब हुआ था? 1975 में हुआ था। मीटिंग कब हुआ था? 88 में मीटिंग हुआ था। अब मीटिंग के बाद दोस्तों अब तक बेसेल फर्स्ट लागू हुआ है, बेसेल सेकेंड लागू हुआ है और बेसेल थर्ड लागू हुआ है। ठीक है। बैंकिंग कमिटी ऑन सुपरविजन के तहत बैंकिंग कमिटी बेसेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के तहत CAR की दर अब तक कितनी % निर्धारित हुआ है? 3 बार निर्धारित। CAR की दर कितनी बार निर्धारित हुआ है? 3 बार निर्धारित हुआ है, जिसको बेसेल 1, बेसेल 2 और बेसेल
3 कहते। फिलहाल ये दोनों अब खत्म हो चुका है, वर्तमान में बेसल 3 चल रहा है। तो स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन की जो मीटिंग हुई है दोस्तों, वह मीटिंग में अब तक CAR की दर कितनी बार तय की गई है? 3 बार। बेसल 1 की दर 1988 में तय की गई थी, और यह कितना तय की गई थी? 8%। और भारत ने इसको कब लागू किया? 1992 में। यानी बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने 1988 में यह तय किया कि CAR की दर कितनी % होनी चाहिए? 8% होनी चाहिए। सभी देशों के बैंकों को CRR कितनी पर लानी चाहिए? 8% पर लानी चाहिए। हालांकि सभी बैंकों को 8% पर लाना कोई अनिवार्य नहीं था, लेकिन अनिवार्य न होने के कारण भी बेसल 1 का जो शर्तें थे उन्हें भारत में कब लागू किया गया? लेकिन इन शर्तों को पालन करना बैंकों के लिए अनिवार्य नहीं था। उसके बाद दोस्तों कब लागू किया गया? 2004 में। इस पर कितना %? 9%। और वर्तमान में सभी बैंक 2004 के बेसल 2 के मापदंडों को क्या कर चुका है? पूरा कर चुका है। और उसके बाद बेसल 3 कब आया? 2010 को ना, 19 को आया है। एक मिनट, 2010 है, और 2009 में मतलब तय हो गया था। लागू कब हो गया है? और जिसमें CRR की दर कितना? 11% 5 कर दिया गया है। अब यह भारतीय बैंकों ने पूरा किया है या न किया है, इसके संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन वर्तमान में अगर बैंकों को जोखिम से बचाना है तो बेसल मापदंड के अनुसार, बेसल मापदंड 2010 के अनुसार जो 2009 में तय हुआ था, बेसल मापदंड 2010 के अनुसार जो 2009 में तय हुआ था, जिसको बेसल 3 कहा जाता है, इसके तहत CRR की दर क्या होनी चाहिए? तो बेसल 1 जो लागू किया गया वह, उसमें CRR की दर कितना %? 2 में जो लागू किया गया, भारत के सभी बैंकों ने बेसल 2 के मापदंडों को क्या कर चुका है? पूरा कर चुका है। बेसल 3 का मापदंड कितना था? 11.5%। यह किसकी दर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, CAR की दर है। तो वर्तमान में 11.5% जो है, इसको बैंकों ने पूरा किया या न किया, यह अभी फाइनल रिपोर्ट क्लियर नहीं है। लेकिन RBI RBI कुछ दिनों के बाद यह बयान जारी किया था कि सभी बैंक बेसल 3 के मापदंड को कुछ ही समय बाद पूरा कर लेंगे। हालांकि उसके बाद कोई फाइनल रिपोर्ट आई कि नहीं आई कि पूरा किया है कि नहीं किया, लेकिन निश्चित तौर पर बेसल 3 के मापदंडों को भी भारतीय बैंक पूरा कर लिए होंगे। लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन यह पूरी तरह से क्लियर है कि बेसल 2 के मापदंड को सभी भारतीय बैंकों ने पूरा कर चुका है। क्लियर है ना? तो समझ गए बेसल क्या है। वर्तमान में बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए प्रथम पंक्ति CRR और SLR को माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा बातों को। सबसे पहली बात यह जानना कि अगर बैंक डूबा तो अर्थव्यवस्था गतिशील नहीं रह पाएगी, जिस स्थिति में वर्तमान वो गतिशील है। बैंकों को जोखिम से बचाना बहुत जरूरी है, और बैंकों से जोखिम से बचाने की प्राथमिक जिम्मेदारी निश्चित तौर पर RBI के पास है, क्योंकि वही बैंकों का बैंक है। बैंकों को जोखिम से बचाने की जो प्रथम पंक्ति है वो CRR और SLR है। मौद्रिक नीति के तहत CRR और SLR की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि बैंकों को जोखिम से बचाया जा सके। लेकिन बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए CRR और SLR पर्याप्त नहीं है, इसलिए बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए CAR की व्यवस्था की गई है। CAR कैसे निकलता वो सूत्र आप फार्मूला देख ही चुके हैं। तो वर्तमान में जोखिम से बचाने के लिए लगभग सभी बैंकों को CAR के शर्तों को पूरा करना होता है। CAR कितना होगा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है, और इसको तय करने के लिए बेसेल कमिटी और बैंकिंग सुपरविजन है। बेसेल कमिटी और बैंकिंग सुपरविजन क्या है? तो स्विट्जरलैंड के एक शहर बेसेल है, जहां पर विश्व के सभी केंद्रीय बैंकों की मीटिंग होती है और उसी में तय होता है कि CAR की दर क्या होगी। बेसेल कमेटी और बैंकिंग सुपरविजन ने अब तक CAR की राशि को 3 बार तय किया है, जिसको बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 कहते हैं।
यानी जितने भी बेसल मापदंड है, बेसल मापदंड का क्या उद्देश्य होता है? बेसल मापदंड का उद्देश्य है बैंकों को जोखिम से बचाना। बेसल मापदंड का उद्देश्य होता है बैंकों को जोखिम से बचाना। और कब तक, कितनी बार अब लागू हुआ? 3 बार। बेसल 1 में सीआर 8% था, बेसल 2 में 9% था, बेसल 3 में 11.5%। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब एनपीए को पढ़ते हैं। नॉन परफॉर एसेट्स, एनपीए नाम तो सुने ही होंगे आप, समाचार पत्रों में, अखबार पढ़ते होंगे, नाम सुने होंगे, और अखबार निश्चित ही पढ़ते होंगे। अखबार पढ़ते हैं साहब? दोस्तों अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। और अखबार पढ़ने से क्या होगा कि आपके पास शब्द भंडार बढ़ेगा। आपके पास क्या होगा? शब्द भंडार बढ़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के शब्दों से परिचित हो पाइएगा। उदाहरण के लिए कभी कभी ऐसा घटना घटेगा आपके साथ कि आप ये एकदम सोच लिए हैं कि ये लिखना है, आपके दिमाग में पूरा क्लियर है कि यही बात लिखनी है, लेकिन उस बात को लिखने के लिए आपके पास सही शब्द नहीं रहता है या पर्याप्त शब्द नहीं रहता है। तो शब्दों का पर्याप्त भंडार हो आपके पास, इसका सबसे आसान और सरल तरीका है आप प्रतिदिन अखबार पढ़िए। प्रतिदिन अखबार पढ़िएगा, आपके मस्तिष्क में ढेर सारे शब्द जमा होते जाएंगे और उसके बाद आप अपने मन से ही कहीं पेज लिख डालेंगे। अभी आपको कहेगा कि दे देगा कि 2 पन्ना अपने मन से लिखिए, तो हो सकता है कि अगर 2 घंटा लग रहा है 2 पन्ना 4 पन्ना लिखने में, मान लीजिए आपको कोई भी बात 4 पेज लिखने में आपको मान लीजिए 2 घंटा लग गया। लेकिन अगर आप अखबार बार बार पढ़ रहे हैं, सब दिन पढ़ रहे हैं, तो वही 2 पेज में जो आपको 4 घंटा लग रहा है, आपको सीधे 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा या कम लगेगा। तो अखबार करने की सबसे बड़ी फायदा शब्दों का भंडार रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी फायदा आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। ठीक है? आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। जैसे क्राइम के संबंधित कोई न्यूज पढ़े तो आपको पता चलेगा कि क्राइम किस रेट से हो रहा है, और यह रेट कहीं भी जरूरत पड़ सकता है। जैसे सड़क दुर्घटना हुआ है तो उसमें सड़क दुर्घटना के साथ रिपोर्ट में एक डाटा भी रहता है कि पिछले महीने सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो एक डाटा आपके पास आ गया कि पटना शहर में पिछले 10 दिन में 10 आदमी का मौत हो गया, और ये डाटा की जरूरत कहीं भी पड़ सकती है। या खुद ये डाटा आपको सजग रहने के लिए कहेगा कि नहीं भाई, इतनी जब मौत हो रही है तो हम इसके प्रति सजग रहे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो सरकार के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकार के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर दिक्कत होगा आपको जॉब करने में। और सरकार के बारे में जानने में सबसे आसान तरीका क्या है? अखबार पढ़ना। अखबार पढ़ के आप आसानी से जान सकते हैं कि जिसके लिए आप नौकरी करने के लिए जा रहे हैं उनका काम कैसा है। कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं। हमारे ख्याल से आपके लिए दैनिक भास्कर पढ़ना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है? बाकी कोई भी अखबार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? जो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अखबार पढ़िए। 3 फायदा हम आपको बता रहे हैं। 3 फायदा। पहला, शब्द भंडार बढ़ेगा। दूसरा, कल्पना शक्ति बढ़ेगी, डाटा आएगा आपके पास। और तीसरा, आप जिस क्षेत्र के लिए नौकरी करने के लिए उत्सुक है उस क्षेत्र की वास्तविक जानकारी आपको मिलेगी। और ये जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि ये जरूरी नहीं है। कल आप मान लीजिए कोई छोटा नौकरी किए, मान लीजिए अभी आपका चयन ग्रुप डी के पद पर हो गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि बड़े पद पर जाए। बड़े पद पर जाने के लिए आपको लिखने की समस्या से 2-4 होना पड़ेगा। जैसे कोई बीपीएससी मेंस का तैयारी करना चाहता है, लेकिन उसको लिखने में बहुत दिक्कत होता है।
लेकिन अखबार पढ़े हुए तो आपको यह समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी या बहुत कम होगी। ठीक है, आइए दोस्तों अब समझते हैं एनपीए। एनपीए अखबार पढ़ते हैं जो भी होंगे उनको पता होगा कि एनपीए क्या है। लगभग हर एक सप्ताह 2 सप्ताह के बाद आर्थिक समाचारों में इसका जिक्र आ ही जाता है। तो एनपीए क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बैंकों के लिएबिलिटी क्या है और बैंकों का एसेट्स क्या है। लिएबिलिटी और एसेट में क्या अंतर है वो आपको जानना पड़ेगा। बैंक में जितने भी पैसे लोग जमा करते हैं वह जमा पैसा क्या कहलाता है, बैंकों की लिएबिलिटी कहलाता है। हिंदी में इसको देयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देयता। तो बैंकों में लोगों की जमा राशि, कुल जमा राशि बैंकों की लिएबिलिटी कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप समाचार में पढ़ते हैं कि एसबीआई की लिएबिलिटी 10,000 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, एसबीआई की लिएबिलिटी 10,000 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि एसबीआई में लोगों का 10,000 करोड़ से अधिक जमा हो चुका है। बैंकों के भिन्न भिन्न खातों में ग्राहकों के जमा पैसा बैंकों की लिएबिलिटी कहलाती है। बैंकों के भिन्न भिन्न खातों में ग्राहकों का जमा पैसा बैंकों की क्या कहलाती है? लिएबिलिटी कहलाती है। तो लिएबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब दोस्तों कि बैंक जो ऋण देते हैं, ऋण की कुल राशि क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। ऋण की कुल राशि क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। ऋण की कुल राशि क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। तो एसेट और लिएबिलिटी में क्या अंतर है, समझ गए ना। मान लीजिए आपसे पूछा कि पीएनबी का एसेट 10,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है, मतलब पीएनबी भिन्न भिन्न लोगों को 10,000 करोड़ से अधिक का लोन दे चुके। तो लिएबिलिटी और एसेट में क्या अंतर है, इसको समझ गए कि ना। बैंकों के भिन्न भिन्न खातों में उनके ग्राहकों का जमा कुल पैसा बैंकों का क्या कहलाता है? लिएबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिएबिलिटी कहलाता है। बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण की राशि को बैंकों का एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। और कभी भी लिएबिलिटी से ज्यादा एसेट नहीं होनी चाहिए, तब गड़बड़ है, तब आरबीआई उसे अपने अधीन कर लेता है, अपने मॉनिटरिंग में ले लेता है। बैंकों का उस एसेट उसके लिएबिलिटी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो एसेट और लिएबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए आप एनपीए को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एनपीए बैंकों का एक प्रकार का क्या है? क्या दोस्तों? एसेट्स है। एनपीए एक प्रकार का एसेट्स है। और एसेट का मतलब ऋण। एसेट का मतलब, तो एनपीए बैंकों का एसेट है, यानी बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाने वाला ऋण है। और यह ऐसा ऋण होता है जिसके लौटने की संभावना नहीं रहती है या बंद हो जाती है। तो बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ऐसा ऋण, जिसका समय समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, उसे ही क्या कहा जाता है? एनपीए कहा जाता है। तो बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ऋण या बैंकों का ऐसा एसेट जिसका भुगतान समय समय पर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनपीए कहते हैं। यानी कि एनपीए बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक ऐसा ऋण है जिसमें बैंकों को लग रहा है कि अब यह लौटकर नहीं आएगा, कोई दिक्कत? समझ गए। और वर्तमान में एनपीए निर्धारित करने की जो व्यवस्था है कि अगर बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी ऋण का 90 दिन के भीतर एक भी किस्त जमा नहीं है, तो वह किसके श्रेणी में आ जाता है?
बैंक कोई ऋण प्रदान किया और ऋण प्रदान करने के 90 दिन तक अगर कोई भी किस्त बैंकों में जमा, तो ऐसे ऋण को किस श्रेणी में रखा जाता है? एनपीए के श्रेणी में रखा जाता है। तो एनपीए का संबंध बैंकों के लिएबिलिटी से है या एसेट से है? एसेट से है। एनपीए का संबंध बैंकों के लिएबिलिटी से है या एसेट से है? एसेट से है। बैंकों का ऐसा एसेट या बैंकों के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा ऋण जिसकी किस्तों का भुगतान समय नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान में कौन सा ऋण एनपीए होगा? इसके लिए शर्तें ये है कि बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण का किसी भी किस्त का भुगतान 90 दिनों तक नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? एनपीए कहा जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों? अब एनपीए को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एनपीए को कितनी श्रेणी में? एनपीए को कितनी श्रेणी में बांटा गया दोस्तों? 3 श्रेणी में। सब स्टैंडर्ड एनपीए, दूसरा संदिग्ध एनपीए और तीसरा हानि हो जाने वाला। वर्तमान में कितने दिनों तक किसी भी किस्त का भुगतान नहीं होने पर एनपीए बनेगा? और यह तय करने का जो नियम है 2014 में बना। 2014 में बैंक ये तय किया कि अगर 90 दिन तक कोई भी किस्त का भुगतान नहीं है तो उसे एनपीए मान लेनी चाहिए। अब एनपीए को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3, सब स्टैंडर्ड, संदिग्ध और ये तीनों एनपीए है दोस्तों। ये तीनों क्या है? एनपीए है। तीनों पर बैंक को विश्वास है कि अब यह नहीं लौटेगा। लेकिन एनपीए को अब क्या बोले कि 90 दिन तक किसी भी किस्त का भुगतान नहीं हुआ तो वह क्या बन जाएगा? तो यह सब वो राशि है जिसका 90 दिन तक कोई भुगतान, अब 90 दिन तक भुगतान नहीं होने पर वो एनपीए बन जाएगा। लेकिन एनपीए भी कितने तरह के? सब स्टैंडर्ड, संदिग्ध और ऐसा एनपीए जिसमें बैंकों को लग रहा है कि ये पैसा वापिस हो जाएगा, वो क्या कहलाता है? सब स्टैंडर्ड। जैसे किसी व्यक्ति का एफडी फंड में एफडी बना हुआ है बैंक में, और वही व्यक्ति उस बैंक से लोन लिया, 90 दिन तक कोई भुगतान नहीं किया है, तो वो भी पैसा एनपीए से नहीं आ जाएगा। लेकिन वह एफडी को जमानत के तौर पर रखकर ऋण लिया है, तो ऐसे एनपीए को वसूलने में बैंक को कोई दिक्कत, उसके पास खुद का एफडी है। तो ऐसे एनपीए जिसको बैंक वसूल सकता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा सब स्टैंडर्ड एनपीए, ऐसा सब स्टैंडर्ड एनपीए जिसको वसूलने में बैंक को बहुत दिक्कत होने वाला, वो क्या कहलाता है? एनपीए। यानी अगर बैंक कोशिश करेगा तो ये वाला एनपीए को वसूल सकता है, इसको आसानी से, इसको थोड़ा ये हुआ कि डूब गया पैसा। अब बैंकों को कुछ भी कर लेगा, नहीं मिलने वाला है। उदाहरण के लिए कृषि लोन लेता आदमी फरार हो जाता है। हालांकि बिहार के किसान के बारे में नहीं है, लेकिन कृषि ऋण को जो एनपीए है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब देखे होंगे कि बहुत, हमको तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक किसान ऋण लिया और वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि ये सरकार की तरफ से दिया गया है, इसको लौटाना नहीं है। मतलब उनके दिमाग में घुसा हुआ था कि ये पैसा फ्री का आया है, हम अपना काम करेंगे, इसका किस्त विस्त हम नहीं जानते हैं। 8,000 टका घूस लगा है, तब हमको 46,000 का लोन मिला है, अब हम काहे लौटाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, बैंक वाला घूसखोरी करके ऐसे लोगों को ऋण दे देता है जो निश्चित ही क्या बन जाए? एनपीए बन जाए। अब झोला छाप आदमी को 10 लाख का लोन दे दिया है बैंक, तो वो कभी लौटेगा? नहीं लौटेगा, एनपीए बन जाता है। कानूनी कार्रवाई कैसे होगा? कानूनी कार्रवाई होगा तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है। मान लीजिए बैंक किसी को लोन दे दिया 10 लाख का, अब उसके पास रहेगा तब न देगा, हैं? अब हाइयन है उसके पास तो वो देने में सक्षम है, हैं? जब उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो कहां से देगा?
और जब दे ही नहीं सकता है तब सवाल बैंक पर आएगा कि आप चेक क्यों देने से पहले, है कि नहीं? देखिए दोस्तों, ऋण की राशि उसी से वसूल कर सकती है जो देने में सक्षम है। किसी के पास है ही नहीं और बैंक वाले जबरदस्ती कहेगा दो, तो ये कानूनन अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन का अधिकार जो मौलिक अधिकार है उससे वंचित करना हो जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक पे जाइए, न्यायालय के शरण में जाइए और न्यायालय के शरण में जाकर दिवालिया घोषित हो जाइए। जब एक व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है तो कानूनन रूप से उससे कोई पैसा का वसूली नहीं कर सकता है। हालांकि दिवालिया घोषित हो जाने के बाद कई तरह के मौलिक अधिकार पर अंकुश लग जाता है, जैसे वोट गिराने के अधिकार से व्यक्ति को वंचित कर दिया जाता है, किसी भी तरह के इलेक्शन लड़ने पर वंचित कर दिया जाता है। क्लियर है? जैसे व्यक्ति कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता दिवालिया घोषित हो जाने के बाद। विजय माल्या दिवालिया नहीं, विजय माल्या तो भगोरा है, दिवालिया अनिल अंबानी है। ठीक है, अनिल अंबानी दिवालिया घोषित होने वाला था, लेकिन हुआ है कि नहीं, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट से वो अपील कर रहा था कि हमें दिवालिया घोषित कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए अनिल अंबानी को दिवालिया घोषित कर देगा तो कोई भी बैंक कोई भी जो लोन दिया है, पैसा दिया अनिल अंबानी से, वो वसूल नहीं सकता, मांग नहीं सकता है, क्योंकि न्यायालय उस पर ठप्पा मार दिया कि इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब कुछ नहीं है तब भी आप कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि उसे जीने के अधिकार से आप क्या कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। और जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है जिसका सुरक्षा करने की जिम्मेवारी न्यायपालिका पर होती है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो एनपीए कितने कैटेगरी का? अब तीनों में अंतर यह है कि सब स्टैंडर्ड वाला एनपीए वसूल ही हो सकती है, संदिग्ध वाला थोड़ा कोशिश करने के बाद असूली हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल असूली। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, समाप्त हो चुका है। अब जो भी मूल बातें थे इस चैप्टर का समाप्त हो चुका है। अब जितना भी चीज है दोस्तों याद करने का है, जितना भी चीज है दोस्तों याद करने का है। और नेक्स्ट क्लास में हम 131 पर प्रश्नों पर जिक्र करने वाले हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम 113 है। अब प्रश्न को बनाइएगा। क्या बोले? छुट्टी किस चीज का? क्या बात करते, बच्चा है आप? आए? अब हर दिन क्लास है, मुहर्रम ही मनाना है तो 2 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं? 2 घंटा पढ़िए, उसके बाद मुहर्रम मनाइए, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आइए दोस्तों, छुट्टी की सूचना आज तो नहीं है, छुट्टी नहीं है, कल क्लास 100% होगा। आइए ऑनलाइन राहुल। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो क्लियर हो गया। आगे का बात हम इसलिए छोड़ दिए हैं, वो सब याद करने वाले तथ्य हैं तो उसको आप याद करिएगा। सात लेक्चर हो चुका है इस चैप्टर में, इतना बड़ा चैप्टर था। सब लेक्चर कितना 1-1.5 घंटा का है। अरे इतना लंबा चैप्टर था, हमें भी मालूम नहीं था।
ओहो, हम भी आज आ रहे तो देखिए कि बड़ी लंबा चैप्टर चला, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अगला चैप्टर का क्या नाम है? वित्त बाजार। बात है कि इकोनॉमी को खींच भी नहीं सकते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट है ये, तो और ज़्यादा, अब जो कॉमर्स नहीं पढ़ा है उसको तो समझने में बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत नहीं ना हो रहा है किसी को? चलिए, ऑनलाइन कहाँ कोई कमेंट आ रहा है? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज नहीं करते लाइव जुड़ने के लिए?